जरा सोचो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे खतरनाक एलियंस आ जाएं जो साइज में बहुत ही ज्यादा विशालकाय थे और साथ ही साथ उनका शरीर रेडियो एक्टिव होता है जो एक ही बार में पूरी सिटी को ही खत्म कर दे रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी और मैक्सिकन बॉर्डर को दिखाते हुए, जहाँ कुछ समय पहले ही हमारी पृथ्वी के अंदर से कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स बाहर निकल गए थे। सिर्फ इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जिससे कि ये सब लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में जो भी आता वो उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। अब इन सारे खतरनाक एलियन क्रिएचर से मुकाबला करने के लिए पृथ्वी की सारी कंट्रीज के मिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा होने लग जाती हैं। अमेरिकी और मैक्सिकन मिलिट्री भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इन क्रिएचर्स को ब्लास्ट करने के लिए। हालांकि इतनी सारी बमबारी की वजह से उन क्रिएचर्स को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उस जगह के आसपास रहने वाले कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो बड़ी सी जगह तो पूरी तरीके से शमशान घाट बन चुकी होती है। उन खतरनाक एलियंस ने जिन एरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है उसे इन्फेक्टेड जोन का नाम दिया गया था। अब हमें दूसरी तरफ फ्रेटर नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपना स्नाइपर लेकर किसी को निशाना लगा रहा था। फ्रेटर का टारगेट होता है एक आतंकवादी जो यहाँ पर अपनी डील करने आया था। थोड़े समय तक तो फ्रेटर उस आतंकवादी पर नजर रखता है, लेकिन अच्छा मौका मिलते ही उसने तुरंत ही उसे गोली मार दी थी, जिससे कि फ्रेटर का ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। इसीलिए वो वापस अपने मिलिट्री बेस में लौट रहा होता है। रास्ते में फ्रेटर ने आने वाली सारी सिटीज को देखा जिसके ऊपर उन क्रिएचर्स ने हमला कर दिया होता है। हालांकि मिलिट्री वालों ने कई सारे एलियंस को मार गिराया था, लेकिन इनमें कई सारे सिविलियंस भी शामिल थे। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रेटर मेरी बात मानकर अपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करता तब उसे काफी सारे प्रॉफिट हो सकते थे। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता और फिर भी प्रॉफिट चाहिए, तो एबी इन्वेस्टमार्ट हम सभी के लिए एक प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन साबित हो सकता है, जहां हम सब अपने थोड़े से पैसों को इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करके मंथली बेसिस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बात सिंपल है, एबी इन्वेस्टमार्ट की टीम आपके पैसों को अलग अलग फील्ड जैसे कि ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कामों में अपने एक्सपर्ट की मदद से इन्वेस्ट करके आपके लिए अच्छी खासी इनकम जनरेट करती है। आपको सिंपल एबी इन्वेस्टमार्ट की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट जाकर रजिस्टर कर देना होगा। सारी डिटेल्स इंटर करके आपको एक नई आईडी जनरेट हो जाएगी जिससे कि आप साइन इन कर सकते हो। डैशबोर्ड पर आपको सारी इनकम डिटेल्स, रेफरल्स और बोनसेस का ऑप्शन दिखाई देगा। ई वॉलेट के सेक्शन में आपको थोड़े से पैसे डिपॉजिट करने होंगे जिसके बाद ही आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अपनी बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद फंड रिक्वेस्ट में डिपॉजिट और एक्टिवेशन में अपने हिसाब से पैकेज सेलेक्ट करके पे आउट डेट यानी कि तारीख चूज कर सकते हो जब भी आपको पेमेंट चाहिए। यहाँ पर तो रेफरल के भी बोनसेस मिलते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप 2 महीने के अंदर अपने सारे पैसे निकाल सकते हो। भाई मैंने भी थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके काफी सारा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तो पिन कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक है जहां से आप डाउनलोड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अब हमें यहाँ माइकल नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टियों पर था। माइकल अब अपने बहुत ही पुराने दोस्त फ्रैंकी और शॉन से मिलने जाता है। वो सभी दोस्त अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी थे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो मिलिट्री में भर्ती होकर आर्मी वालों की मदद करेंगे उन खतरनाक क्रिएचर से फाइट करने के लिए। अब यहाँ आर्मी के अंदर भर्ती होने से पहले वो तीनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, जैसे कि वो शुरुआत में मजे किया करते थे, बास्केटबॉल खेलना और आवारों की तरह घूमते रहना। माइकल और उसके दोस्त तो अब एक डॉग फाइट देखने चले जाते हैं जिसके अंदर एक तरफ डॉग था और दूसरी तरफ एक छोटा सा क्रिएचर। शुरुआत में तो वो कुत्ता क्रिएचर पर बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उस क्रिएचर ने अपने नुकीले दांत निकाले और डॉग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब तो उस डॉग के मालिक ने क्रिएचर को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से माइकल और उसके दोस्त वहाँ से निकलकर एक बार में आके मजे करने लग जाते हैं। दरअसल वो तीनों इसीलिए अभी इतनी सारी मजे कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आर्मी में भर्ती होना तो आसान होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ये बात कंफर्म नहीं है कि वो तीनों जिंदा वापस लौट कर आएंगे भी कि नहीं। अब यहाँ अपनी सारी पर्सनल चीजें बुलाकर वो मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए निकल पड़े थे। बहुत सारे सोल्जर्स के चॉपर्स आसमान से जा रहे होते हैं जिनके नीचे वही खतरनाक क्रिएचर्स थे। माइकल और उसके दोस्त पहली बार इन क्रिएचर्स को इतने करीब से देख रहे थे, लेकिन चॉपर्स की आवाज सुनकर वो अपने टेंटिकल्स ऊपर करने लग जाते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि सारे मिलिट्री वाले बहुत ही अच्छे चॉपर चलाते थे। वो लगातार उन खतरनाक क्रिएचर से बचते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं।
अब यहाँ मिलिट्री कैंप में पहुंचने के बाद उन्हें आगे का प्रोसेस समझाया जाएगा। अब हमें मिलिट्री बेस के अंदर फ्रेटर और फॉर्स नाम के दो सीनियर ऑफिसर्स दिखाए जा रहे थे, जो माइकल और उसकी पूरी बटालियन को सारे रूल समझा रहे थे। फॉर्स ने तो उन लोगों से सिंपल कह दिया था कि हमारी प्रायोरिटी उन बड़े बड़े एलियंस से लड़ाई करना नहीं है, बल्कि हमें सिटी के अंदर चलने वाले आतंकवाद और बमबारी को पूरी तरीके से नष्ट करना है। दरअसल बात ये थी कि जब से एलियंस ने हमला किया है तब आर्मी उन्हें खत्म करने के लिए अंधाधुंध उन्हें मारते जा रही है, और इन सारी चीजों से रहीवासियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तब से इस सारे रहीवासी अमेरिकी फोर्स से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। सिटीजन्स तो तबाही का सारा कारण मिलिट्री ऑफिसर्स को ही मानते हैं। अब अलग अलग टाइप की वार्मिंग एक्सरसाइज करने के बाद सारे ऑफिसर्स निकल पड़े थे शहर की तरफ। हालांकि अंदर जाने पर उन्हें काफी अजीब सा लग रहा था कि लोग उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे, क्योंकि जब कोई भी मिलिट्री ऑफिसर शहर के अंदर जाता तब उसके ऊपर लोग पत्थर मारने लगते। हालांकि इस बार भी माइकल और उसकी पूरी टीम को सभी लोग घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बच्चों का बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है, जो उन मिलिट्री सोल्जर से काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था। उन्होंने तो सोल्जर्स के साथ फोटो भी खिंचवाई और काफी सारी मजे की। सारे सोल्जर्स इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ एक सोल्जर्स की दूसरी टीम एक आतंकवाद के ग्रुप पर नजर रखे हुई थी। सोल्जर्स को शक था कि ये आतंकवादी एक जगह पर बहुत सारे वेपन्स और बॉम्ब्स जमा कर रहे हैं, इसीलिए रात होने से पहले ही सारे ऑफिसर्स चले गए थे उस किसान के पास, जिससे कि अभी वो टेररिस्ट बात कर रहा था। हालांकि फार्म में चारों तरफ चेक करने के बाद भी मिलिट्री ऑफिसर्स को कोई भी बॉम्ब या फिर एक्सप्लोजिव नहीं मिलते, पर तभी उन लोगों ने देखा कि पीछे की तरफ से 3 बड़ी बड़ी क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर उन क्रिएचर्स को सोल्जर्स की प्रेजेंस के बारे में पता चल गया तब वो डायरेक्टली हमला कर देंगे। अब तो सोल्जर्स के सामने फार्म का किसान भी आ जाता है, जो उन सभी के ऊपर चिल्लाने लगा था। वो किसान नहीं चाहता था कि ये सोल्जर्स उसके मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी करें, क्योंकि इन्हीं सोल्जर्स की लड़ाई के कारण किसान ने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, और तब से ही वो आतंकवाद का साथ दे रहा है। उस किसान के लगातार चिल्लाने की वजह से 3 बड़े बड़े एलियंस उनकी तरफ लगातार अट्रैक्ट हो रहे थे। हालांकि सोल्जर्स उस किसान को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो सोल्जर्स किसान को सर पे मारकर बेहोश कर देते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी आवाज ना हो। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि एक बड़ा सा क्रिएचर उनके पास आ चुका था। अब उस टीम में मौजूद सारे सोल्जर्स चौकन्ने होकर अपने शॉटगन की मदद से लगातार उस क्रिएचर पर फायर करने लग जाते हैं। ये अच्छा था कि उनके पास काफी सारी गोलियां थीं, जिसकी मदद से सोल्जर्स उस अकेले क्रिएचर को खत्म भी कर देते हैं। अब जल्द से जल्द वो सब अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल पड़े थे बेस की तरफ। आज उन सभी की जान जाने से बाल बाल बच गई थी। फ्रेटर और फॉर्स को जब ये सारी चीजें पता चली तब वो उन सोल्जर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि उन सभी का ये एग्रेसिव बिहेवियर सभी की जान ले सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि जिन पर उसने हमला किया था वो एक सिंगल किसान था, और अगर उसकी जगह पर कोई बॉम्बर या फिर आतंकवादी होता तब उन लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। फ्रेटर भले ही बहुत ही ज्यादा गुस्सैल था, लेकिन उसे अपने सारे टीम मेंबर्स की बड़ी फिक्र रहती थी। फ्रेटर को ये पता होता है कि सोल्जर्स की जॉब बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, और अब तो ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर जान जाने का खतरा तो बहुत ही ज्यादा था। इसीलिए अब फ्रेटर और फॉस्ट अपने सारे टीम मेंबर्स को समझाते हैं कि जहां जरूरत हो वहीं पर जाना चाहिए। इतनी ज्यादा डांट खाने के बाद माइकल और उसके सारे दोस्त चिल करने के लिए चले गए थे। फ्रेटर और फॉस्ट भी बैठकर खा रहे होते हैं और ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, लेकिन फ्रेटर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, क्योंकि उसने काफी सारी ड्रिंक्स पी ली होती हैं। फॉस्ट को पता होता है कि फ्रेटर इस मिलिट्री बेस पर कई महीनों से मौजूद है। फॉस्ट ने तो फ्रेटर को सजेस्ट भी किया कि तुम्हें एक बार अपने फैमिली मेंबर से बातचीत कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। फ्रेटर तो अब सच में अपने फैमिली मेंबर्स के पास कॉल लगा के अपनी बेटी से बात करता है। तब जाकर फ्रेटर को सुकून मिला और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो पाया। दरअसल मिलिट्री बेस में मौजूद सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थे। एक तो आतंकवाद ने पूरे सिटी में तहलका मचा रखा था, और दूसरी तरफ वो खतरनाक क्रिएचर्स जिनकी आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब अगले दिन फ्रेटर और उसकी बटालियन को एक नया मिशन दिया जाता है। इस मिशन में उन्हें किसी भी हालत में डिजर्टेड एरिया में जाकर यूएस मिलिट्री की एक दूसरी फंसी हुई टीम को बचा कर लाना था। लेकिन ये मिशन इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होता। वो डिजर्टेड एरिया और कहीं नहीं बल्कि उन खतरनाक एलियंस के इलाके में आता है, और रास्ते में उनका सामना कई सारे
बड़े आतंकवादी ग्रुप से हो सकता था, यानी कि उन्हें बमबारी और लैंड माइन से बचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रेटर तो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है नए मिशन की तरफ निकलने के लिए। जाने से पहले उन सभी ने अपनी ग्रुप फोटो ली, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वापस लौटकर कौन कौन आएगा, लेकिन फिर भी सोल्जर्स के मन में एकदम साहस था कि उन्हें मिशन कंप्लीट करना ही है। इसीलिए वो सारे सोल्जर्स निकल पड़े थे डेजर्टेड एरिया की तरफ। कई घंटों की लगातार ट्रैवलिंग करने के बाद वो सब इन्फेक्टेड जोन में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये वो जोन था जहां से एलियंस और उन आतंकवादियों का एरिया स्टार्ट होता है। तभी उन सारे सोल्जर्स ने एलियंस के छोटे छोटे बच्चों को लगातार जमीन पर भागते हुए देखा। ताज्जुब की बात ये थी कि ये छोटे क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो सब आपस में खेलने निकले हों। सोल्जर्स भी पहली बार इन सारे सोल्जर्स को काफी करीब से देख रहे थे। पर थोड़ी दूर जाते ही एक एलियन का बच्चा मिलिट्री वाली कार से टकरा जाता है, जिससे कि वो क्रिएचर का बच्चा तो मारा गया था, लेकिन मिलिट्री की कार ऑफ रोड जाकर जमीन पे जाती है जहां लैंड माइंस छुपाए गए थे। इन सारी चीजों की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कई सारे सोल्जर्स की जानें चली गई थी। जो सोल्जर्स बचे थे वो जल्द से जल्द बाहर निकलकर सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन शायद उन सभी का लक बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था, क्योंकि धमाके के कारण उस इलाके में जितने भी टेररिस्ट थे वो उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। चारों तरफ से सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। कई सारे सोल्जर्स तो टेररिस्ट के बुलेट से घायल होकर नीचे गिर गए थे। फ्रेटर भी अपनी टीम को कवर फायर देने के लिए कहता है, जिससे कि वो घायल पड़े हुए सोल्जर्स को सेफ जगह पर लेकर जा सके। चौंकाने वाली बात ये थी कि शॉन को बहुत ज्यादा गोलियां लग चुकी होती हैं। माइकल और फ्रैंकी जल्द से जल्द शॉन को कंधे पर उठाकर कार के पीछे आ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि वो इन सारे लोगों से बचने के लिए क्या करें। फ्रेटर ने यहाँ पर बताया कि हमें लगातार फायर करते ही रहना पड़ेगा और मौका मिलने पर उस अबेंडेंड बिल्डिंग के पीछे जाकर छुपना पड़ेगा। फ्रेटर तो अब लगातार उन टेररिस्ट पर हमला करते ही रहता है, जिसका साथ फ्रैंकी और माइकल भी दे रहे थे। बचे हुए सोल्जर्स शॉन को एक अबेंडेंड जगह पर लेकर आ गए, लेकिन उन टेररिस्ट का भी हमला रुकता नहीं है। वो भी अमेरिकी सोल्जर्स को पूरा खत्म करना चाहते थे। माइकल यहाँ पर अंधाधुंध फायर कर रहा था, क्योंकि उसका दोस्त अब मरने की हालत में होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेटर ने माइकल को समझाया कि तुम्हें शांति से काम लेना पड़ेगा, तुम अपनी बुलेट्स वेस्ट मत करो और एक एक करके फायर करो। तब जाकर माइकल और फ्रेटर लगातार उन टेररिस्ट पर हमला करके उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही उन टेररिस्ट ने सोल्जर्स के ऊपर मिसाइल्स फायर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि फ्रेटर की पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। ये बात तो अच्छी थी कि उन्होंने एक अबेंडन शेल्टर में अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी, जिससे कि वो बहुत सारे धमाकों से अपनी जान बचा पा रहे थे। यहाँ शॉन को इतनी ज्यादा गोलियां लगी होने की वजह से वो कुछ ही देर के अंदर अपनी जान छोड़ देता है। माइकल, फ्रैंकी और उसकी पूरी टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि शॉन ने तो अभी अभी ज्वाइन किया था और वो मारा गया। पर यहाँ फ्रेटर अपनी बाकी टीम को मोटिवेट कर रहे थे कि हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। फ्रेटर लगातार अपने मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके लिए रेस्क्यू मिशन भेज दे, लेकिन वो लोग कम्युनिकेशन एरिया से काफी दूर आ चुके थे, जिससे कि उनके बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। अब अचानक पता नहीं कैसे एलियंस के छोटे छोटे बच्चे बीच में भागने लग जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी धूल मिट्टी उठने लगे थे। इस तरीके के धुंधले एरिया में टेररिस्ट आर्मी ऑफिसर्स को नहीं देख पा रहे थे। लकीली रेस्क्यू टीम को उनके बारे में पता चल जाता है और उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हमला करने का डिसाइड किया था। इन सारी चीजों से टेररिस्ट तो वहां से चले जाएंगे, साथ ही साथ उन एलियंस के छोटे छोटे बच्चों का झुंड भी खत्म हो जाएगा। फ्रेटर तो जल्द से जल्द अपनी उस पूरी टीम को लेकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है, क्योंकि अगले ही मोमेंट में ड्रोन्स की मदद से वहां बहुत ही बड़ा धमाका होने लगा था। इस धमाके में उन एलियंस के कई सारे बच्चे मारे जाते हैं, पर अब फ्रेटर, माइकल, फ्रैंकी और उसकी एक दोस्त बचकर एक दूसरी जगह पर आ गए थे। ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े टीम में से सिर्फ 4 ही सोल्जर्स बचे हुए थे। माइकल और फ्रैंकी तो अपने फ्रेंड्स की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। वो तो शॉन की डेड बॉडी भी लेकर आना चाहते थे, लेकिन फ्रेटर ने उन्हें समझाया था कि तुम्हें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अगर हमने इमोशनल होकर डिसीजंस लिए तब हमारी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। अब एक अबेंडन जगह पर आने के बाद उन चारों को लग रहा था कि यहाँ पर वो सब सेफ रहेंगे। तभी अचानक दूर से एक स्नाइपर का शॉट आया जो सोल्जर्स के सर में लग गया। वो चौथा सोल्जर तो तुरंत ही मर जाता है और अब लगातार हमले होने की वजह से फ्रैंकी को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी। देखते ही देखते उस जगह पर टेररिस्ट की एक बहुत ही बड़ी टीम आ जाती है, जिन्होंने फ्रेटर और माइकल को चारों तरफ से घेर लिया था। फ्रेटर और माइकल उन सभी के सामने अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिससे कि टेररिस्ट ये न समझे कि वो सब
उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। माइकल तो फ्रैंकी के पास ही मौजूद था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आई थी, पर अब उन सारे टेररिस्ट की टीम उस जगह पर आकर माइकल, फ्रेटर और फ्रैंकी को अपने साथ बंदी बनाकर लेके चले जाते हैं। दरअसल ये कोई प्रोफेशनल टेररिस्ट नहीं थे, ये सिटीजन्स ही होते हैं जो पूरा माहौल चेंज होने के कारण खुद भी चेंज हो गए। समय बीतते गया और ये सारे लोग अमेरिकी सोल्जर्स के दुश्मन बन गए। अब टेररिस्ट की टीम ने उन तीनों को अपने हाइड आउट में कैद करके रखा था। माइकल और फ्रेटर देख रहे थे कि फ्रैंकी के पेट में बहुत ही ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसका खून बहता जा रहा था। वो सारे टेररिस्ट तो फ्रैंकी का इलाज ना करके उसका इसी तरीके से मरने का इंतजार कर रहे थे। माइकल और फ्रेटर चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। धीरे धीरे फ्रैंकी इतना ज्यादा कमजोर और लाचार हो चुका था कि कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर उसकी जान चली जाती है। माइकल तो अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस तरीके से तड़पते हुए मरता हुआ देख ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो भी अचानक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो सारे टेररिस्ट इसी बिल्डिंग में मौजूद थे जो डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेटर और माइकल को भी कुछ ही देर के अंदर मार देंगे। लेकिन अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ चुका था। वो उस अबेंडन बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहा होता है शिकार को पकड़ने के लिए। काफी सारे टेररिस्ट तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं क्योंकि टेररिस्ट नहीं चाहते थे कि इतने बड़े क्रिएचर्स का वो सब खाना बन जाए। पर यहाँ दो टेररिस्ट ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाकर फ्रेटर और माइकल दोनों को ही जान से मार देंगे। जैसे ही वो दोनों टेररिस्ट टॉर्चर रूम के अंदर पहुंचे तभी फ्रेटर अचानक से उठ जाता है और अपने पैरों की मदद से उन दोनों पर हमला करने लगता है। फ्रेटर पर मानो भूत सा सवार हो चुका था। वो तो अपने पैरों की मदद से लगातार दोनों ही टेररिस्ट पर हमला करता है और उन्हें घायल कर देता है। फ्रेटर सबसे पहले अपने आप को छुड़ाकर माइकल को भी कैद से आजाद करता है और अब वो टेररिस्ट की गन लेकर माइकल को बाहर चलने के लिए कह रहा था। माइकल यहाँ पर जाने से पहले सबसे पहले मरे हुए फ्रैंकी को आजाद करता है और उसे आखिरी बार गुड बाय करके आगे बढ़ने लगता है। अगले ही मोमेंट में माइकल के सामने अचानक उन टेररिस्ट का लीडर आ चुका था जिसने की फ्रैंकी की जान ली थी। माइकल का दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, इसीलिए वो अब उस लीडर पर हमला करने लग गया था। माइकल के हाथ में आयरन रॉड थी जिसकी मदद से वो लगातार उसके सर पर मार रहा था जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर माइकल ने अपने ऑलमोस्ट सभी दोस्तों को खो दिया था। अब फ्रेटर यहाँ पर माइकल को बाहर बुलाता है आगे चलने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर सारे वायर लाइंस को तोड़ता जा रहा है जो देखते ही देखते उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा था। माइकल और फ्रेटर जरा भी आवाज नहीं करते जिससे कि वो क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो बड़ा सा क्रिएचर तो लगातार सारे टावर लाइन को तोड़ता जा रहा था जैसे कि वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब बिना एलियंस के लिए खाना बने हुए फ्रेटर और माइकल दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उन दोनों के पास टेररिस्ट की बाइक्स मौजूद थी जिसकी मदद से वो बीहड़ इलाके में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ कई घंटों के लगातार सफर के बाद माइकल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो फ्रेटर से कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। माइकल ने तो बहुत ही कम टाइम में अपने टीममेट्स और दोस्तों को मरते हुए देख लिया था, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। माइकल सोच रहा था कि अगर मैं उनकी जगह पर चला जाता तो वो आज बच जाते, लेकिन फ्रेटर माइकल को बड़े अच्छे से समझा रहा था कि जो चीज हो चुकी है तुम उसे बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, इसीलिए हमें लगातार अपने मिलिट्री बेस तक आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फ्रेटर तो ये भी कहने लगा था कि अगर हमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया ना तब उन सारे मरे हुए लोगों का बलिदान जाया चले जाएगा। इसीलिए अब माइकल भी रेडी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बदकिस्मती उन दोनों का साथ छोड़ ही नहीं रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों को पैदल ही अपना आगे का सफर तय करना पड़ता है। लगातार चलते चलते उन्हें एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है जिसके ऊपर एक ट्रॉली खड़ी हुई थी। वो दोनों उसके अंदर जाकर एक रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। फ्रेटर माइकल को बताता है कि मुझे मिलिट्री बेस में इतने साल हो गए काम करते हुए कि जब भी मैं अपने घर पर जाता हूँ तब मेरी डॉटर मुझे पहचानती ही नहीं। अब इन्हीं सारी बातों के चक्कर में पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने पर वो दोनों अपने हथियार लेकर पैदल ही अपना सफर तय करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे क्रिएचर्स मरे पड़े हुए दिखाई दिए थे। एक बड़े एलियन का टेंटिकल तो अभी भी मूव कर रहा होता है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक स्कूल बस दिखाई दी जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। उसके अंदर तो कई सारे बच्चों की लाशें मौजूद होती हैं। फ्रेटर तो वहाँ कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने लगा, तभी माइकल नोटिस करता है कि वहाँ एक बच्चे की सांसें अभी तक चल रही हैं। माइकल तुरंत ही उस बच्चे को निकालकर उसकी बॉडी पर लगे हुए घावों को चेक करने लग जाता है।
फ्रेटर ने माइकल से कहा कि इसके जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे हैं और अगर ये मरा नहीं तो ये इसी तरीके से तड़पता रहेगा। इसीलिए फ्रेटर मजबूरी में आकर उस बच्चे को मुक्ति दिलाने के लिए उसका नाक और मुंह दबाने लगता है। वो बच्चा एकदम से तड़पने लगा था। तभी माइकल ने इमोशनल होकर फ्रेटर को दूर ढकेल दिया जिससे कि वो इस बच्चे को ना मारे। देखते ही देखते उस जगह पर कुछ सिविलियंस आ जाते हैं जिनके ऊपर फ्रेटर ने अपनी गन तान दी थी, लेकिन वो सब फ्रेटर और माइकल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन सिविलियंस में एक औरत भी शामिल होती है जिसने कि उस घायल बच्चे को उठाया और माइकल और फ्रेटर को इशारा किया उनके पीछे आने के लिए। वो दोनों भी बिना कुछ क्वेश्चन किए उन सिविलियंस की बस्ती में चले जाते हैं। वहां जाकर इतने दिनों बाद माइकल को नहाने का मौका मिला क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी। माइकल और फ्रेटर उन सभी बस्तियों के साथ जल्द ही घुल मिल जाते हैं। बस्ती वालों ने तो माइकल और फ्रेटर के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया और उन्हें खाने पीने के साधन भी दिए। माइकल तो उन सभी के साथ सिगरेट भी पी रहा था। माइकल और फ्रेटर बहुत ही ज्यादा दूरी पर कुछ बड़े बड़े एलियंस को देख रहे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों का बस्ती वालों पर कुछ असर ही नहीं होता। वो तो एकदम से टेंशन फ्री थे जैसे कि कोई एलियन क्रिएचर्स मौजूद ही नहीं है। रात होने पर माइकल देखता है कि बस्ती वालों की बहुत सारी औरतें लालटेन लेकर एक दूसरी तरफ जा रही हैं। माइकल भी जानने के लिए लगातार उनका पीछा करने लगा था। थोड़ी देर बाद माइकल देखता है कि वो सारी औरतें स्कूल बस में मौजूद मरे हुए सारे बच्चों के लिए प्रे कर रही थीं। चारों तरफ प्रे करने के लिए कैंडल्स जैसी चीजें लगाई गई थीं। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो औरतें तो अचानक अपने घुटनों पर बैठ गई थी जैसे कि वो उस क्रिएचर की पूजा कर रही हों। माइकल भी उन्हीं की तरह करने लग जाता है। ताज्जुब की बात थी कि वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो अपने टेंटिकल्स की मदद से सारे स्कूल बसेस को एक अजीब तरीके के ल्यूमिनेंस में घेर लेता है, जैसे कि वो बड़ा क्रिएचर भी उन सारे मरे हुए बच्चों की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था। कुछ ही देर में उस क्रिएचर की बॉडी में से जेलीफिश के जैसे छोटे छोटे कीड़े निकलने लग जाते हैं। ये कीड़े बस्ती वालों के लिए शांति का प्रतीक थे। माइकल तो यही सारी चीजें देखकर एकदम से बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुली एकदम सुबह जाकर, जहाँ पर एक औरत उसके साथ होती है और फिर उठकर अचानक से ही चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ये बच्चा जिसे कि वो बचा कर लाए थे वो अब मरने वाला है। इसीलिए उन्हें बस्ती वालों पर भरोसा ना करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। माइकल जब बस्ती में आता है तब फ्रेटर ने उसे काफी ज्यादा मारा क्योंकि माइकल मिशन पर ना फोकस करके उन सारी औरतों पर ध्यान दे रहा है। फ्रेटर ने माइकल को बताया कि हमें यहाँ पर ना रुककर अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों ही बस्ती से निकलकर बीहड़ वाले इलाकों में आगे बढ़ने लगे थे। पथरीले इलाकों में जाने के बाद उन्हें एक लड़का मिलता है जिसके पास एक कैन था। बच्चे ने जब उस कैन को खोला तब उसके अंदर क्रिएचर का एक छोटा और नन्हा मुन्ना बच्चा होता है। क्रिएचर का वो छोटा बच्चा तो हवा में उड़ते हुए माइकल के सामने डायरेक्टली जमीन के अंदर चला गया था, जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। इसके बाद माइकल और फ्रेटर लगातार आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब वो दोनों उस स्पॉट पर पहुंच चुके थे जहां मिलिट्री की वो टीम फंसी हुई थी। माइकल और फ्रेटर बड़े सावधान तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी माइकल ने देखा कि कुछ बच्चे अपने हाथ में गन लेकर उसके साथ खेल रहे हैं। वो दोनों जाकर बच्चों से पूछने लगे थे कि आखिर तुम्हें ये मिलिट्री वाली गन कहाँ से मिली। बच्चों ने बताया कि सामने वाले घर से। फ्रेटर और माइकल जब उसके अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चला कि जिस मिलिट्री टीम को वो रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए थे उनमें से अब कोई भी जिंदा ही नहीं बचा है। फ्रेटर ये जानकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर बचा ही नहीं। फ्रेटर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वहां पर मौजूद सिविलियंस पर फायर करने लगा था। फ्रेटर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वहां पर मौजूद सिविलियंस पर चिल्लाने लगा था। वो उनसे जबरदस्ती करता है कि आखिर ये सारी चीजें किसने की, लेकिन यहाँ माइकल को साफ साफ पता था कि सिविलियंस ने कुछ भी नहीं किया। ये उन टेररिस्ट का काम है जो अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन फ्रेटर को तो अपना गुस्सा किसी पर निकालना ही था, इसीलिए वो गन लेकर उन सभी सिविलियंस के ऊपर फायर करने लगता है। माइकल तो यहाँ फ्रेटर को लगातार रुक रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में मजबूरी में आकर माइकल को फ्रेटर के ऊपर गन चलानी ही पड़ती है। माइकल ने फ्रेटर के पीछे से गोली चला दी थी, जिससे कि फ्रेटर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। माइकल को इस बात का अफसोस था, लेकिन सिविलियंस की कोई गलती नहीं होती और अब फ्रेटर जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है वो बीहड़ वाले इलाके में अपनी मौत को एक्सेप्ट करके चलता जा रहा था। उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स का झुंड आ रहा होता है। माइकल भी फ्रेटर को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके पीछे निकल रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहाँ मिलिट्री का एक चॉपर आ जाता है जिसने कि माइकल को रेस्क्यू कर लिया था।
पर यहाँ माइकल सिर्फ लगातार चिल्ला रहा था क्योंकि इस मिशन ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसके सारे टीममेट्स और दोस्त मारे गए जो माइकल के सबसे ज्यादा करीब थे और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।